सरकारी कार्यालयों में और व्यावसायिक संस्थाओं में जिसकी बहुत ही जरूरत है। एक प्रारंभिक आलेखन और उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन करके प्रमुख रूप से दो प्रकार जो है पर आलेखन में हम देख सकते हैं। तो जो वैयक्तिक पत्र और आवेदन पत्रों की मसौदा तैयार करना है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करना है, यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक आलेखन है। आलेख लंबा हो तो प्रत्येक अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के स्थान पर क्रम संख्या का उल्लेख करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है, जो पत्र व्यवहार है, उसमें से आलेखन जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक के सेशंस में हमने देखा कि पत्र व्यवहार क्या है, पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय और उसके प्रकार, उसमें भी यहाँ पर बैंक संबंधी, बीमा संबंधी, नौकरी संबंधी और आदेश संबंधी पत्र, परिपत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, इस तरह के सभी पत्रों को जो है अभी तक हमने देखा। तो आइए आज जो है हम जो आलेखन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर आलेखन की परिभाषा जो है देखना है तो अंग्रेजी भाषा के ड्राफ्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रारूप तैयार करना अथवा आलेखन या प्रारूपण आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। इस प्रारूपण के लिए प्रालेखन या आलेखन शब्द भी प्रयोग में आते हैं। देखिए, यहाँ पर आलेखन का अर्थ यहाँ पर क्या है, आलेखन के लिए अंग्रेजी में यहाँ पर ड्राफ्ट शब्द का जो प्रयोग है किया जाता है। ड्राफ्ट के लिए यहाँ पर जो है प्रालेखन या फिर प्रारूपण या फिर आलेखन शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग में आते हैं। देखिए, आलेखन, प्रारूपण या फिर प्रालेखन शब्द जो है यहाँ पर इसके लिए प्रयोग में आते हैं। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी के जो ड्राफ्ट शब्द है उसी के लिए जो है पर आलेखन, प्रारूपण, प्रालेखन यह सभी शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग में आते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करके दिया तो उसके पर्यायवाची शब्द के लिए आप या तो प्रारूपण भी लिख सकते हैं या फिर आलेखन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या है आलेखन? देखिए, यहाँ पर आलेखन का अभिप्राय सामान्यतया उन पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से है जिनकी सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं में आजकल अत्यंत आवश्यकता होती है। देखिए, सरकारी संस्थाओं में और व्यावसायिक संस्थाओं में, मतलब सरकारी कार्यालयों में और व्यावसायिक संस्थाओं में जिसकी बहुत ही जरूरत है वही जो है यहाँ पर आलेखन है। मतलब पहले जो है पत्र यहाँ पर भेजे जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सरकारी कार्यालयों में और व्यावसायिक संस्थाओं में जो है पत्रों की कितनी आवश्यकता है। तो पत्रों को भेजने से पहले यहाँ पर पहले पत्र का प्रारूप जो है तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, वही जो है यहाँ पर आलेखन है। पत्र को भेजने से पहले ही जो पत्र का एक प्रारूप तैयार करते हैं उसे ही हम यहाँ पर आलेखन या फिर प्रारूपण जो है कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अतः विभिन्न शासकीय पत्रों, परिपत्रों, समझौतों, अधिसूचनाओं, निविदाओं तथा सूचनाओं के कच्चे प्रारूप तैयार करके उसे व्यवस्थित रूप देने को आलेखन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर चाहे वह किसी तरह के पत्र हो, चाहे वहां यहाँ पर शासकीय पत्र हो, परिपत्र हो, निविदाएं हो सकती है या फिर सूचनाएं हो सकती हैं या फिर अधिसूचनाएं हो सकती है, मतलब किसी भी रूप का या फिर किसी भी तरह का पत्र क्यों ना हो। पत्रों के प्रकार के संदर्भ में आपने देखा कि पत्रों के कितने सारे प्रकार है, तो उनमें से कोई भी रूप क्यों ना हो, मगर उसको लिखने से पहले जो है उसका एक रूप जो है यहाँ पर तैयार करना पड़ता है, उसका एक प्रारूप यहाँ पर तैयार करना पड़ता है। तो उसी को जो है यहाँ पर आलेखन, प्रारूपण या फिर अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके कहा जाता है। वहां किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में वहां पत्र हो सकता है, किसी भी तरह की पत्र, परिपत्र हो, जो भी हो, उसके प्रारूप तैयार करने को ही जो है, उसका मसौदा तैयार करने को ही जो है यहाँ पर आलेखन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ व्यावसायिक संस्थाएं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को पत्र लिखती है, परस्पर समझौते किए जाते हैं, पत्र द्वारा विचार विनिमय होता है। इन सब के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को प्रारूप तैयार करना पड़ता है। सिर्फ शासकीय कार्यालयों में नहीं, शासकीय संदर्भ में नहीं, सरकारी कार्यालयों में नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर व्यावसायिक जो संस्थाएं रहती है
वहां पर भी जो है एक दूसरे में व्यावसायिक संस्थाओं में या फिर व्यापारियों के बीच में जो है बहुत सारे पत्र जो है यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो उनमें से किसी को तो जो है यहाँ पर पहले उन पत्रों के प्रारूप जो है, ड्राफ्ट जो है यहाँ पर तैयार करना पड़ता है। तो उसी को यहाँ पर क्या है, आलेखन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आलेखन के अगर प्रकार अगर हम देखेंगे तो एक प्रारंभिक आलेखन और उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन करके, एक प्रारंभिक आलेखन और उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन करके प्रमुख रूप से दो प्रकार जो है पर आलेखन में हम देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर, देखिए प्रारंभिक आलेखन, प्रारंभिक आलेखों में निजी जीवन की बातें विशेष रूप से होती है और उनमें उलझने भी कम होती है। देखिए जो प्रारंभिक आलेखन जो रहती है उसमें जो है यहाँ पर निजी जीवन की बातें जो है रहती है, तो ऐसे में उसमें उलझने भी जो है कम होती है। तो इसी को जो है पर प्रारंभिक आलेखन जो है कहा जाता है। जैसे उसमें हो सकता है वैयक्तिक पत्र हो या फिर आवेदन पत्र जो है एक व्यक्ति लिखता है, तो वह सभी जो है पर प्रारंभिक आलेखन के अंतर्गत आते हैं। वही देखिए नेक्स्ट, उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन क्या है। उन्नत आलेखन का संबंध सरकारी कार्यालयों के पत्र व्यवहार से है, अतएव उसको तैयार करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास वांछित होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन होते हैं वह किस स्तर में होता है, सरकारी कार्यालयों के स्तर में। तो व्यावसायिक संस्थाओं के बीच में, जो सरकारी कार्यालयों के बीच में जो आलेखनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है उसी को जो है यहाँ पर उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन जो है कहा जाता है। तो इसे लिखने के लिए या फिर ये जो मसौदा तैयार करना, फिर ड्राफ्ट तैयार करना जो है, इसके लिए जो है यहाँ पर अधिक अभ्यास जो है वहां उसकी जरूरत है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। वांछित मतलब यहाँ पर क्या है, आवश्यकता जो है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखकर संभल कर जो है यहाँ पर प्रारूप तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक आलेखन के अंतर्गत निम्नलिखित सरल पत्र व्यवहार आते हैं। जैसे यहाँ पर वैयक्तिक पत्र, आवेदन पत्र। आप लोगों को पता ही है, पहले सेशंस में जो है हमने देखा कि वैयक्तिक पत्र मतलब क्या है, आवेदन पत्र मतलब क्या है करके। तो ऐसे जो पत्र है यहाँ पर किसके संदर्भ में आते हैं, प्रारंभिक आलेखन के संदर्भ में। तो जो वैयक्तिक पत्र और आवेदन पत्रों की मसौदा तैयार करना है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करना ही यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक आलेखन है। वही देखिए उच्चतर आलेखन के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। कौन कौन से यहाँ पर, आदेश पत्र, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि। मतलब जितनी भी सरकारी पत्र है वह सभी जो है यहाँ पर इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अधिसूचना तैयार करना, परिपत्रों का मसौदा तैयार करना। तो ऐसे में बहुत सारे सरकारी और व्यावसायिक पत्र जो आते हैं उनकी जो मसौदा तैयार या फिर ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर प्रारूप एक तैयार करना जो है वह सभी उच्चतर आलेखन के अंतर्गत आते हैं। मतलब पत्र को भेजने से पहले, उसे लिखने से पहले उसका एक प्रारूप जो है पर तैयार करनी पड़ती है, उसी को ही यहाँ पर हम आलेखन कहते हैं। और आलेखन के प्रमुख रूप से दो प्रकार है, प्रारंभिक आलेखन और उच्चतर अथवा उन्नत आलेखन। उनमें से कौन कौन से आते हैं अभी हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी देखिए यहाँ पर आलेखन के लक्षण कौन कौन से है। शुद्धता, अगर आलेखन के लक्षण जो है अगर हमने देखना है तो शुद्धता है, पूर्णता है, स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, नम्रता, शिष्टता और उत्तम शैली। यह सभी जो है यहाँ पर आलेखन के प्रमुख लक्षण जो है कहलाते हैं। जैसे अगर एक एक करके अगर हम देखेंगे तो पहले है यहाँ पर शुद्धता। देखिए अच्छे आलेखन को सर्वप्रथम गुण है कि उसमें निर्देश, पत्र संख्या, दिनांक, कथन शुद्ध, समीचीन और प्रासंगिक होते हैं। व्यापारिक पत्रों में भी शुद्धता का विशेष महत्व है। इस प्रकार सरकारी पत्रों में और भी अधिक महत्व है। अगर आलेखन में कभी छोटी सी भूल हो गई तो उलझन उत्पन्न करने वाली मसौदा तैयार करने वाला सहायक या क्लर्क की निपुणता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है। भूल करने वाले को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, अतएव शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मसौदा तैयार करना मतलब जो आलेखन तैयार करना जो है वह उतना आसान काम नहीं है। देखिए शुद्धता, व्यावसायिक पत्रों के लक्षण है फिर गुण के संदर्भ में भी ये जो गुण है हमने देखी थी। मतलब पत्र में जो है पर शुद्धता जो है वहां रहनी चाहिए।
अगर व्यावसायिक पत्र में भी शुद्धता की आवश्यकता है तो सरकारी पत्र में और कितनी आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है। सरकारी पत्र में तो शुद्धता की और भी महत्व जो है ज्यादा यहाँ पर दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये जो मसौदा तैयार करने में है, अगर किसी तरह की यहाँ पर गलती जो है, अशुद्धता जो है उसमें रह गई, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो मसौदा तैयार करने वाला है, मतलब जो लिपिक मतलब जो क्लर्क है, उसकी नौकरी भी यहाँ पर जा सकती है। इसीलिए आलेखन को तैयार करते समय जो है उसमें शुद्धता का जो गुण है वह रहना बहुत ही जरूरी है। या फिर उसमें अशुद्धता रह गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो क्लर्क, जो लिपिक मतलब जो भी यहाँ पर जो आलेखन है उसे तैयार करता है, वो अपने काम से भी यहाँ पर हाथ धो पड़ता है, मतलब अपना काम को भी वहां खो सकता है। इसीलिए ध्यान से यह काम जो है करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सारांश संबंधी दोष। तो शुद्धता रहनी है, मतलब उसमें कोई भी दोष जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर सारांश संबंधी, मतलब यह दोष प्रस्तुत विषय से संबंधित अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण होता है। देखिए अगर सारांश में कोई गड़बड़ है या फिर उसमें पूर्णता नहीं है तो यहाँ पर ये जो दोष है वह हो सकता है। तो ऐसे दोष का कोई बचाव या स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कर्तव्य की अवहेलना से ऐसा दोष आ जाता है जिससे कर्मचारी के भविष्य की हानि हो सकती है। देखिए जब एक पत्र कोई भी तैयार करते हैं तो उसकी जो आलेखन जो है पर पहले तैयार की जाती है, उसमें जो भी सारांश है उसमें किसी तरह की भी अपूर्णता जो है वह नहीं रहनी चाहिए। उसे पढ़ते ही सबको स्पष्ट जो है समझ में आ जानी चाहिए। उसमें जो है यहाँ पर शुद्धता रहनी चाहिए, दोष नहीं रहना चाहिए। शुद्धता का अर्थ उसमें किसी भी तरह की दोष जो है वह नहीं रहना चाहिए। तो अगर समझ लीजिए सारांश संबंधी कोई दोष जो है उसमें रह गया तो जो कर्मचारी है, चाहे वह क्लर्क हो मतलब लिपिक हो, फिर जो भी मसौदा जो यहाँ पर तैयार करता है उसके लिए जो है, उसके काम के लिए यहाँ पर हानि जो है पहुंच सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भाषा संबंधी दोष। एक तो उसके सारांश में भी किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए और भाषा में भी। देखिए यहाँ पर भाषा संबंधी दोष भी जो है यहाँ पर आलेखन में नहीं रहना चाहिए। मतलब भाषा जो है वह शुद्ध, स्पष्ट और सरल जो है वहां पर रहनी चाहिए, तभी जाकर जो है यहाँ पर वो जो आलेखन है वह सार्थक जो है हो सकती है, मतलब पढ़ने वाले को जो है स्पष्ट रूप से अपन समझ में आ सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रूपरेखा संबंधी दोष। मतलब यहाँ पर रूपरेखा संबंधी भी कोई भी दोष जो है उस पत्र में नहीं रहना चाहिए। किस तरह यहाँ पर भाषा और सारांश से संबंधित दोष एक पत्र में मतलब आलेखन में नहीं रहना है ना, ऐसे ही यहाँ पर रूपरेखा से संबंधित दोष भी जो है उसमें नहीं रहना चाहिए। जब ऐसे दोष जो है उस पत्र में मतलब उस आलेखन में नहीं रहेगा तभी जाकर वह शुद्ध जो है बन सकता है। तो इन सब की ध्यान जो है यहाँ पर एक लिपिक को, एक क्लर्क को या फिर जो भी मसौदा तैयार करता है उसको इसके तरफ ध्यान जो है देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूर्णता। आलेखन में जो है यहाँ पर पूर्णता रहना बहुत ही जरूरी है। आलेखन के गुणों में दूसरा उल्लेख है पूर्णता। जब आलेखन में पूर्णता होती है तभी उसका नाम सार्थक होता है। सब प्रकार के पत्रों में पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता की दृष्टि से पत्र संख्या, दिनांक, प्रासंगिक नियम, उपनियम, विषय और हस्ताक्षर भी जरूरी है। मतलब देखिए यहाँ पर पूर्णता जो है पूरे एक पत्र में, मतलब जो भी आलेखन है किसी भी रूप में हो चाहे वह पत्र, तो उसमें एक पूर्णता जो है अपने आप में होना बहुत ही जरूरी है। मतलब यहाँ पर सभी दिनांक, पत्र संख्या, प्रासंगिक नियम, विषय और उसके साथ साथ हस्ताक्षर सभी जो है उसमें होना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ जो विषय वस्तु जो है वहां पर रहती है, जो विषय वहां पर लिखा जाता है, पत्र का जो मुख्य कलेवर रहता है उसमें भी जो है वह सारांश में भी पूर्णता जो है अपने आप में होना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर क्या है उसमें एक अच्छे जो आलेखन के गुण है वहां हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्पष्टता। आलेखन में यहाँ पर स्पष्टता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर जिस आलेखन में स्पष्टता होती है वह पाठक के सामने सीधा अर्थ प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। जिस आलेखन में यहाँ पर स्पष्टता होती है वही जो है यहाँ पर पाठक के सामने, मतलब जो आलेखन है उसे पढ़ता है तो उसको जो है अच्छे से समझ में यहाँ पर आता है। अच्छा आलेखन वही है जिसे पढ़कर पाठक भली भांति उसके कथ्य को समझ जाता है। देखिए यहाँ पर अच्छे आलेखन वही है जिसे पढ़ते ही जो है जो पाठक मतलब चाहे जो भी उसे पढ़े
उसकी खत्ती मतलब वह क्या कहना चाहते हैं उसमें, वो सभी जो है उसे अच्छे से समझ में जब आ जाती है, आसानी से समझ में जब आ जाती है, तो वह एक अच्छा आलेखन है। अस्पष्टता आलेखन का एक बड़ा दोष है, उससे आलेखन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जो ऐसे आलेख को पढ़ता है उसके मन में असंतोष होता है। देखिए अस्पष्टता जो है यहाँ पर स्पष्ट ना रहना मतलब अस्पष्टता जो जिस आलेखन में रहता है तो उसमें जो है एक कमी जो है रहती है, तो वह एक अच्छा आलेखन जो है वह नहीं कहलाता है। जब ऐसे एक आलेखन को पढ़ता है जिसमें पूर्णता नहीं रहती, अस्पष्टता उसमें रहती है, तो जो पत्र पढ़ता है ना उसे यहाँ पर असंतोष जो है होता है, उस पत्र को पढ़कर उसे खुशी नहीं होती है और उसका जो यहाँ पर उद्देश्य है वह ही पूर्ण नहीं हो पाता। अगर पत्र किस विषय में पर बेचते ये बात ही उसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर पत्र बेचकर क्या फायदा। इसीलिए जो भी बात है स्पष्ट रूप से रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सरलता। सरलता एक गुण है और उसकी सराहना हमेशा होती है। सरलता रूप देने के लिए आवश्यक है कि भाषा संबंधी सरलता की ओर ध्यान केंद्रित रहे। देखिए एक मसौदा तैयार करने में, आलेखन तैयार करने में जो है यहाँ पर भाषा की सरलता पर ध्यान देना जो है बहुत ही जरूरी है। पत्र में भी यहाँ पर सरलता और सरल भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर करना है। भाषा शैली आडंबरपूर्ण और क्लिष्ट हो तो मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। देखिए जो भाषा है वहां आडंबरपूर्ण नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल जो है वहां रहना चाहिए और क्लिष्ट कर भी नहीं रहना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, आसानी से वह पढ़ भी सके और उसे समझ भी सके। कुछ इस तरह जो है यहाँ पर पत्र को जो है आलेखन को जो है लिखना है, उसे तैयार करना है। तो इसीलिए देखिए अतः सरलता पर ध्यान केंद्रीभूत रहना चाहिए, मतलब सरलता पर जो है पर बहुत ही ध्यान जो है देना बहुत ही जरूरी है करके कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संक्षिप्तता। व्यावसायिक पत्र के गुण के संदर्भ में भी आप इनमें से कुछ अंशों को यहाँ पर आपने समझ लिया है, तो आपको ये पता है कि संक्षिप्तता क्या है। देखिए विभिन्न विभाग और कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के पास प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं। पत्रों के लिए उत्तर देने के अतिरिक्त उनमें और भी अनेक कार्य होता है, अतएव कामकाज में समय का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी कार्य हो शीघ्रता से संपन्न करने से उस कार्य की प्रशंसा होती है। कार्य की शीघ्र समाप्ति से संक्षिप्तता का सीधा संबंध होता है। देखिए यहाँ पर पत्र को संक्षिप्त रूप में लिखना है, इस तरह क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय में हो या फिर व्यावसायिक संस्थाओं में जो है उन लोगों के पास तो यहाँ पर आए दिन बहुत सारे पत्र जो है आते रहते हैं, तो ऐसे में वो पूरा दिन तो सिर्फ पत्र पढ़ने में या फिर पत्र लिखने में जो है नहीं लगा सकते। तो इसीलिए पत्र में जो भी कहना होता है उसे सीधा सीधा और संक्षिप्त में जो है कहना है। स्पष्ट रहना है, सरल रहना है और संक्षिप्त में भी कहना है, और वह पत्र जो अपने आप में पूर्ण भी रहना है। जब यह सभी होगा ना तभी वह पत्र जो है सार्थक बन पाएगा। देखिए इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शीघ्र समाप्ति से संक्षिप्तता का सीधा संबंध है। देखिए जो भी कामकाज रहता है उसकी शीघ्र समाप्ति, जल्द से जल्द जो है काम को पूरा करने से जो है ये जो संक्षिप्तता जो है उसे संबंध है। तो इस तरह से पत्र लिखने पर, संक्षिप्त रूप से पत्र लिखने पर क्या हो सकता है, जो भी कामकाज है वहां पर सीधा जल्दी जल्दी जो है वहां हो जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नम्रता और शिष्टता। आलेखन में नम्रता और शिष्टता के गुण का भी पालन होने चाहिए। पत्र प्रेषक नम्र हो तो उसके पत्र का अच्छा प्रभाव पाठक पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके मन में गलत समझने अथवा भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। देखिए जब प्रेषक जो है मतलब जो पत्र लिखने वाला होता है वह नम्रता भरी शब्दों से, नम्रता से जब पत्र लिखता है, शिष्टता से भरी हुई शब्दों का प्रयोग जब वह करता है, तब जो पत्र प्रापक रहता है मतलब जो पत्र पढ़ता है ना उस पर एक अच्छा असर, जो प्रभाव जो है पड़ता है। तब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक अच्छा व्यावहारिक संबंध जो है वह हो सकता है।
और उसके साथ साथ पत्र लिखना भी जो है सार्थक जो है यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए पत्र को लिखते समय नम्रता और शिष्टता से जो है यहाँ पर लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आलेखन तैयार करते समय भी जो है नम्रता और शिष्टता का ध्यान जो है यहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उत्तम शैली। पत्र का एक उत्तम शैली जो है यहाँ पर रहना चाहिए। देखिए यह भी एक आवश्यक गुण है, अन्य गुणों की तुलना में यह गुण कम महत्व का नहीं है। कोई भी साहित्य हो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार विशुद्ध रूप से लिखा हुआ होने पर भी यदि उसकी शैली उत्तम ना हो तो वह उच्च कोटि का नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पर कहते कि अगर साहित्य में भी अगर आप सोच लीजिए, चाहे उसमें व्याकरणिक रूप से कुछ गलती क्यों ना हो, मगर अगर उसकी जो शैली है वह सही नहीं है तो वह एक उच्च कोटि का मतलब एक अच्छा जो साहित्य है वह नहीं कहलाएगा। इसी तरह जब एक पत्र लिखते हैं, उसका जब एक प्रारूप तैयार करते हैं, आलेखन तैयार करते हैं, तब भी जो है यहाँ पर शैली जो है वह अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह जो है यहाँ पर इन गुणों को हम देख सकते हैं। अगर अच्छे आलेखन या फिर प्रारूप जो है यहाँ पर तैयार करना है, प्रारूपण तैयार करनी है, ड्राफ्ट तैयार करनी है, तो अभी जितने भी अंश जो है हमने देखा उन सब के बारे में ध्यान रखते हुए यहाँ पर आलेखन की तैयारी जो है करनी है, तभी जाकर वहां एक अच्छा आलेखन जो है कहलाएगा। अभी देखिए हम यहाँ पर आलेखन लिखने की जो विधि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर विषय, अगर एक आलेखन जब आप तैयार करते हो तो उसमें पहला तो यहाँ पर विषय रहना चाहिए, मतलब आलेखन का विषय आसानी से समझ में आ जाए, उसमें किसी बात की अस्पष्टता जो है वहां नहीं रहनी चाहिए। विषय को पढ़ते हैं पर उसमें स्पष्टता रहना बहुत ही जरूरी है और आसानी से वह समझ में आ जाए, इस तरह जो है पर विषय जो है रहना है। नेक्स्ट देखिए निर्देश। यदि आलेखन में प्रस्तुत विषय के साथ पिछले पत्र व्यवहार का संबंध जुड़ा हो, आलेख में उसका भी निर्देश होना चाहिए, क्योंकि विषय की पृष्ठभूमि जाने बिना आलेख को समझना कठिन होगा। देखिए पर निर्देश, क्या निर्देशन यहाँ पर देना चाहिए? अगर पिछले पत्र व्यवहार से संबंधित कोई बात के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? उससे संबंधित मतलब जो पहले जो पत्र व्यवहार हुआ होता है उससे संबंधित निर्देशन भी यहाँ पर देना चाहिए। जब सभी बात यहाँ पर पता रहेगी तो इस बार की भी जो पत्र है वह अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विभाजन। प्रत्येक आलेख को 3 भागों में विभाजन करना चाहिए। पहले भाग में विषय का स्पष्टीकरण सप्रसंग होना चाहिए, दूसरे भाग में विषय का व्यक्तिपूर्ण समर्थन होना चाहिए, तीसरे भाग में प्रस्तुत तर्क अथवा व्यक्तियों के आधार पर निष्कर्ष देते हुए अपनी सिफारिश अथवा समस्तुति देनी चाहिए। देखिए जो भी आलेखन हो किसी भी रूप में हो, चाहे वह पत्र, जब उसका मसौदा उसका जो आलेखन जो है यहाँ पर तैयार करते हैं तो उसके 3 भाग जो है यहाँ पर होने चाहिए। पहले में क्या होना चाहिए? यहाँ पर कथन का जो सप्रसंग जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब सप्रसंग सहित तो यहाँ पर कथन जो है जो भी बात है वहां कहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दूसरे भाग में यहाँ पर व्यक्तिपूर्ण समर्थन जो है उसमें होना चाहिए और तीसरे भाग में यहाँ पर प्रस्तुत तर्क अथवा व्यक्तियों के आधार पर निष्कर्ष जो है यहाँ पर लिखना चाहिए। तो अनुच्छेद यहाँ पर जो है 3 अनुच्छेद उसमें रहना जरूरी है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रम संख्या का उल्लेख। देखिए यदि आलेख लंबा हो तो प्रत्येक अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के स्थान पर क्रम संख्या का उल्लेख करना चाहिए। अगर समझ लीजिए जो आलेख है वह बहुत ही लंबा है तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? जो क्रम संख्या है वह हर एक पैराग्राफ अनुच्छेद के लिए डालना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आवश्यकता अनुसार हर अनुच्छेद के विषय के प्रसंगानुसार एक छोटा सा उपशीर्षक भी देना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े, अगर बहुत सारे अनुच्छेद उसमें है तो उसका उपशीर्षक भी जो है आवश्यकता अनुसार देना चाहिए करके यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भाषा। आलेखन के भाषा साहित्य की भाषा नहीं होती, इसे अत्यंत सरल होना चाहिए, तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। देखिए जो आलेखन की पत्र व्यवहार की जो भाषा है वह साहित्यिक भाषा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? भाषा जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट जो है रहना चाहिए और मानक भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर करना चाहिए। तो जो तथ्य है, जो विषय है उसे
सीधा और स्पष्ट रूप से जो है उसका कथन होना चाहिए, मतलब उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाषा शिष्ट हो, गवारू शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, उनसे एक ही अर्थ निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर भाषा के संदर्भ में अगर देखना है तो गवारू भाषाओं का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए, गवारू शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा शिष्ट सरल जो है यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले अभी बताया कि शिष्टता भरी और नम्रता से भरी शब्दों का प्रयोग करना है करके, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए एक ही अर्थ निकलना चाहिए। एक तो वाक्य जो है वह बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उसमें जो अर्थ है वह एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए उद्धरण। यदि पत्र की प्रतिलिपियां एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी हो तो उनका उल्लेख कर देना चाहिए। देखिए उद्धरण में यहाँ पर क्या करना होता है, अगर एक पत्र को जो है आप सिर्फ एक व्यक्ति को या फिर एक कार्यालय को ना बेचते हुए बहुत सारे कार्यालय या फिर व्यक्तियों को अगर भेज रहे हो तो उसका भी उल्लेख जो है उसी पत्र में, उसी आलेखन में यहाँ पर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रतिलिपियां। यदि पत्र की प्रतिलिपि एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी हो तो उनका उल्लेख कर देना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी प्रतिलिपि भी जो है कुछ अगर भेज रहे हो तो उसका भी यहाँ पर जो है उल्लेख पत्र में करना चाहिए, आलेखन में करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संलग्न। यदि पत्र के साथ कुछ अन्य पत्र संलग्न करने हो तो उनका उल्लेख पत्र के नीचे अंत में करना चाहिए। जैसे मैंने व्यावसायिक और सरकारी पत्र के संदर्भ में बताया था, नौकरी संबंधी पत्र के संदर्भ में बताया था आप लोगों को कि अगर संलग्न जो है यहाँ पर कुछ भेज रहे, मतलब संलग्न मतलब क्या है, यहाँ पर पत्र के साथ कोई और पत्र जो है जरूरी कागजात जो है यहाँ पर या फिर प्रमाण पत्र जो है भेज रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर पत्र में अंतिम भाग में जो है संलग्न करके उसे लिखना चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक आलेखन जो है पत्र की एक मसौदा जो है पहले तैयार किया जाता है। इन सभी बातों को पहले ध्यान में रखा जाता है, फिर उसका एक प्रारूप ड्राफ्ट जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद जब उसमें सब कुछ सही हो तो उसका जो है एक उसे जो है बाद में पत्र में यहाँ पर लिखकर उसे भेजा जाता है। तो यहाँ पर पत्र को भेजने से पहले जो उसके एक मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, जो यहाँ पर प्रारूप तैयार करना ही क्या है, यहाँ पर आलेखन है। और आलेखन की जो आवश्यकता है सरकारी शासकीय कार्यालयों में और व्यावसायिक संस्थाओं में भी उसकी आवश्यकता जो है आए दिन पड़ती है। तो यहाँ पर आलेखन के महत्व भी यही पर हमें पता चल जाता है। धन्यवाद।